बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है एक्सह्यूमेशन। एक्सह्यूमेशन हमारे पास एक काइंड ऑफ ऑटोप्सी होती है, बट इसकी ख़ास बात ये है कि डेड बॉडी को बरीड कर देने के बाद, दफना देने के बाद हम दोबारा से ग्रेव को खोलते हैं और फिर एग्जामिनेशन की जाती है। इसको हम एक्सह्यूमेशन कहते हैं और ये अंडर लॉ होती है। तो सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। डेफिनेशन इस तरह से है, इट इज़ द लॉफुल digging out of an already buried body from the grave for post-mortem examination. ठीक हो गया। कुछ प्रिकॉशंस होते हैं एक्सहिबिशन के टाइम के ऊपर, हमने उसको देख लेना है। सबसे पहली बात कि हमारे पास ये ना डे लाइट के अंदर परफॉर्म होनी चाहिए, तो शुड बी परफॉर्म इन डे लाइट। ठीक है, और एडिक्वेट वेंटिलेशन होनी चाहिए वहाँ पर। तो दूसरा पॉइंट हो गया हमारे पास कि एडिक्वेट वेंटिलेशन। जो पर्सन हमारे पास ये एक्सह्यूमेशन का प्रोसेस कर रहा है उसने फेस मास्क पहना होना चाहिए और साथ में ग्लव्स होने चाहिए। फेस मास्क प्लस ग्लव्स शुड बी यूज्ड। फोर्थ वन आ जाता है कि आपने डिसइंफेक्टेंट को स्प्रिंकल करना है ओवर द साइड ऑफ द बॉडी। लाइक ये हमारे पास ग्रेव है, ये डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो डेड बॉडी के ऊपर आपने डिसइंफेक्टेंट नहीं डालना, बल्कि साइड के ऊपर वहाँ पर स्प्रिंकल कर देना ताकि यहाँ पर जरासीम मर जाए और आपको कोई नुकसान ना हो। पर डेड बॉडी के ऊपर अगर आप डालेंगे तो कोई क्लूज आया हो सकता है, तो इस वजह से इसके ऊपर स्प्रिंकल नहीं करना। तो डिसइंफेक्टेंट शुड बी स्प्रिंकल ऑन द साइड्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, और फोर्थ पांचवी बात ये आ जाती है कि ग्रेव की आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो उसके लिए हमारे पास कोई विटनेस होना चाहिए जिसने ग्रेव को पहले देखा हुआ हो। तो विटनेस फॉर द ग्रेव आइडेंटिफिकेशन। अब क्योंकि हम ये अंडर लॉ काम कर रहे हैं तो वो हमें प्रोवाइड किया जाएगा पुलिस से। ठीक है, विटनेस फॉर द ग्रेव आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइडेड बाय पुलिस। ठीक, रीजंस कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास एक्सह्यूमेशन के, तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये दो केसेस के अंदर परफॉर्म की जाती है। कुछ हमारे पास क्रिमिनल केसेस होते हैं और कुछ हमारे पास होते हैं सिविल केसेस। दोनों को ही देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर क्रिमिनल केसेस के अंदर एक्सह्यूमेशन की जाती है और कहाँ पर सिविल केसेस के अंदर। क्रिमिनल के अंदर हमने जो है ना फाइंड आउट करना है कि कॉज ऑफ डेथ क्या था प्लस मैनर ऑफ डेथ क्या था। और ये स्पेसिफिकली होमिसिडल केसेस के अंदर होता है, किसी इंसान की जान लेने की कोशिश की है तो हमें बाद में पता चला तो हमने एक्सह्यूमेशन की और फिर कॉज और मैनर ऑफ डेथ जानने की कोशिश की। दूसरा आ जाता है कोई क्रिमिनल अबॉर्शन के केस के अंदर बॉडी की डेथ हो गई है, फीमेल की डेथ हो गई है, तो हम उस केस के अंदर भी बॉडी को दोबारा से निकालेंगे और जांच पड़ताल करेंगे क्रिमिनल अबॉर्शन के केस के अंदर। थर्ड वन होता है हमारे पास कि हमने जो है ना कोई वाइटल ऑब्जेक्ट को रिट्राइव करना है, बाहर निकालना है और उसे जानने की कोशिश करनी है कि डेथ कैसे हुई थी। तो रिट्राइविंग सम वाइटल ऑब्जेक्ट। अभी कौन सा वाइटल ऑब्जेक्ट हो सकता है बेसिकली, जैसे कि फायर आर्म इंजरी से अगर डेथ हुई है तो बुलेट हमें मिल सकती है और हमें पता चल सकता है कि बेसिकली ये नेचुरल डेथ नहीं थी, ये होमिसिडल केस था। तो 3 क्रिमिनल केसेस हो गए। अब सिविल केसेस के अंदर एक ही पर्पस होता है, कंडीशंस डिफरेंट हो सकती है। पर्पस एक ही है हमारे पास कि हमने आइडेंटिफिकेशन करनी है डेथ बॉडी की कि वो बॉडी है किस पर्सन की, और उसको आइडेंटिफिकेशन किस किस पर्पस के लिए की जाती है। पहली बात तो ये कि एक्सीडेंटल डेथ क्लेम के अंदर कि वुर्सा के बगैर जो है ना कोई एक्सीडेंट हुआ और बॉडी को जो है ना दफना दिया गया, पर बाद में वुर्सा आके क्लेम कर रहे हैं, तो एक्सीडेंटल डेथ क्लेम कि उनको बॉडी दे दी जाए ताकि वो उसका दोबारा से जनाजा वगैरह पढ़वा सके। दूसरा जाता है कि इंश्योरेंस कंपनी जिन्होंने इंश्योरेंस लगवाई हुई हो उसके क्लेम के लिए एक्सह्यूमेशन की। थर्ड वन होता है लायबिलिटी ऑफ द प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। इसके अंदर ये बात है कि प्रोफेशनल नेग्लिजेंस मतलब कि डॉक्टर्स ने अपने ट्रीटमेंट के दौरान या किसी पर्टिकुलर सर्जरी के दौरान कोई गलत ट्रीटमेंट हो गया है जिसकी वजह से पर्सन की डेथ चली गई है, तो उस केस के अंदर भी एक्सह्यूमेशन की जाती है।
फोर्थ वन आ जाएगा डिस्प्यूटेड आइडेंटिटी। जिस पर्सन की आइडेंटिटी नहीं पता चल रही तो उसके लिए डिस्प्यूटेड आइडेंटिटी। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोसीजर क्या होता है एक्सह्यूमेशन का। तो सबसे पहले हमने नेसेसरी प्रिपरेशंस करनी है। नेसेसरी प्रिपरेशंस कैसे की जाएंगी? ग्रेवयार्ड अथॉरिटी की मदद से, कि हमने उनसे इजाज़त लेनी है कि हमने एक ग्रेव को खोद के वापस से दफनाए हुए मुर्दे को निकालना है, तो नेसेसरी प्रिपरेशंस करनी होगी ग्रेवयार्ड अथॉरिटीज़ की मदद के साथ। ठीक हो गया। दूसरी बात आ जाती है कि अब आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है ग्रेव की, और उसके लिए ज़रूरी है कि कोई केयर टेकर आपके साथ हो ग्रेवयार्ड का, या कोई रिलेटिव हो या कोई फ्रेंड हो जो कि मौजूद था एट द टाइम ऑफ ब्यूरियल, ताकि वो इजीली आइडेंटिफाई कर सके ग्रेव को। थर्ड आ जाता है हमारे पास कि हमने ग्रेव को आइडेंटिफाई कर दिया, अब हमने रिमूवल करना है डेड बॉडी का। रिमूवल ऑफ द डेड बॉडी, और फिर डेड बॉडी को निकालने के बाद उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है, प्लस आइडेंटिफिकेशन। फोर्थ पॉइंट आ जाता है हमारे पास कि हमने सैंपल कलेक्शन करनी है सॉइल से। ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर कोई पॉइजनिंग का केस है, सस्पेक्टेड पॉइजनिंग का केस है, तो उसके अंदर हमें हेल्प आउट करेगा। तो सैंपल कलेक्शन इन द केस ऑफ सस्पेक्टेड पॉइजनिंग। लास्ट में रहता है फिर हमने नेक्स्ट प्रोटोकॉल्स के हिसाब से ऑटोप्सी एग्जामिनेशन करनी है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ ऑटोप्सी, कि कौन कौन सी लिमिटेशंस आ सकती है हमारे पास ऑटोप्सी के दौरान। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि पाकिस्तान के अंदर कोई लिमिट है ऑटोप्सी कंडक्ट करवाने की, तो एमसीक्यू पहले याद रखना है कि नो लिमिट इन द पाकिस्तान, नो टाइम लिमिट इन पाकिस्तान। आप 100 साल बाद भी निकाल के जो है ना ऑटोप्सी परफॉर्म कर सकते हो, जो कि पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल पाकिस्तान के अंदर कोई टाइम लिमिट नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट 3 एमसीक्यू है। अब इन लिमिटेशंस देख लेते हैं। पहली लिमिटेशन आ जाती है हमारे पास, पहली लिमिटेशन है हमारे पास टाइम लैप्स, कि बॉडी की डेथ कब हुई है और एक्सह्यूमेशन का टाइम क्या है। अगर उसके दरमियान बहुत ज़्यादा फासला आ जाता है तो हमारे पास बहुत सारी फाइंडिंग्स जो है ना हमें नहीं मिल पाएंगी, तो एक लिमिटेशन आ जाएगी टाइम लैप्स बिटवीन द डेथ एंड एक्सह्यूमेशन। क्योंकि इस दौरान क्या हुआ कि बॉडी के अंदर बहुत सारे डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो चुकी होगी, कोई हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के जो क्लू थे वो लॉस हो चुके होंगे, कोई बहुत सारी सॉफ्ट टिश्यू फाइंडिंग लॉस्ट हो चुकी होंगी, तो ये एक हमारे पास टाइम लैप्स एक लिमिटेशन है। दूसरा आ जाता है हमारे पास पोस्टमार्टम आर्टिफैक्ट अपेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि वो कॉज ऑफ डेथ नहीं थे, एट द टाइम ऑफ डेथ नहीं थे, बाद में अपेयर हुए या किसी भी वजह की वजह से अपेयर हुए, तो ये आर्टिफैक्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। थर्ड वन है हमारे पास इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसी है, हार्श है या नॉर्मल है, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है। साथ में उस डेड बॉडी की कंडीशन क्या है, आइदर वो पूरी डिकम्पोज हो चुकी है तब तो कोई फ़ायदा नहीं है एक्सह्यूमेशन का, या अगर वो नॉर्मल हालत के अंदर है तो बाहर का टेम्परेचर क्या है, उसको कैसे बचाना है हार्श टेम्परेचर से, आर्टिफैक्ट्स होने से कैसे बचाना है, ये सारी चीज़ें देखनी होंगी। फोर्थ वन आ जाता है कि हमारे पास टॉक्सिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन के बहुत सारे क्लू ख़त्म हो चुके होंगे। अब स्पेसिफिकली किस चीज़ की बात कर रहा है, इन द केस ऑफ पॉइजनिंग केसेस, तो कुछ पॉइजन ऐसे होते हैं जो कि वोलेटाइल होते हैं, वो लॉस्ट हो चुके होंगे, तो एक्सह्यूमेशन का पर्पस यहाँ पर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और पांचवा रहता है हमारे पास, अगर कोई इनएक्सपीरियंस पर्सन है जिसको खुद से भी अंदाज़ा नहीं है या अनट्रेंड पर्सन है, अब उसमें अगर हमें ऑटोप्सी फाइंडिंग मिल भी सकती थी, बट उसकी जो है अनट्रेनिंग की वजह से बहुत सारी फाइंडिंग्स हमारे पास मिस इंटरप्रेट हो जाएंगी। तो इनएक्सपीरियंस पर्सन मिस इंटरप्रेट फाइंडिंग्स। तो ये था हमारे पास एक्सह्यूमेशन का कंप्लीट टॉपिक।